नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय आपसे जुड़े हुए हैं जिनको लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आइए हमारे जो विषय रहेंगे इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे पपीते की खेती के बारे में और साथ ही बात होगी समन्वित खेती प्रणाली की भी। तो विषय आपने जान लिए हैं और आपको बता दें इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं उद्यानिकी प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमृतलाल मीणा जी। आप वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान के भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर मीणा। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले बात हम करेंगे पपीते की खेती को लेकर भी, लेकिन यहाँ सबसे पहले यही बात आती है जब हमारे जो किसान हैं वो ना सिर्फ बागवानी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि जब पपीते की खेती की बात की जाती है डॉक्टर जयप्रकाश तो एक अलग रुझान जो है वो अब नज़र आता है किसानों में। अलग अलग क्षेत्रों के पहले हम देखते थे कहीं जो हमारे दूसरे क्षेत्र हैं उनमें पपीते की खेती होती थी, लेकिन अब इसका जो रकबा है उसमें भी शायद कुछ इजाफा हुआ है। किस तरीके से इसमें विकास हम देख पा रहे हैं पपीते की खेती में? निश्चित रूप से अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में पपीता जो अपना उत्पादकता है, उत्पादन है, क्षेत्र है, ये सभी करीब 2 से 3 गुना बढ़ गया है। और इस यही वजह है कि आपको पपीता पूरे साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। पपीते को उगाना इतना आसान नहीं, वहाँ पर समस्याएं हैं। इसके बावजूद भी जब किसान बाकी फल वृक्षों से इसकी तुलना करता है तो वो निश्चित रूप से ये पाता है कि ये एक ऐसी फसल है जो अगर वो व्यावसायिक रूप में करना चाहे तो वो भी कर सकता है, अगर वो अपने घर के आसपास करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और उसको बहुत कम समय में ठीक ठाक आपको फल मिल जाता है। और फल जो मिलता है एक अच्छी बात है कि सारा फल एक बार हार्वेस्ट नहीं होता है। जैसे तमाम फलों में समस्या है कि एक बार फल पका तो सारा आपको 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है जी। लेकिन पपीता जब पकना शुरू होता है तो वो प्रक्रिया भी 3 से 4 महीने चलती है एक पौधे में। तो ये एक बड़ा सकारात्मक, यानी लंबे समय तक जो फलन है वो हमें मिलता है और उसके जरिए ही देखिए जो किसान का मुनाफा है इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, इस बारे में और भी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अक्टूबर माह में पपीते के पौधों की रोपाई का काम किया जाता है। रोपाई के लिए बीज से तैयार या उत्तक संवर्धित पौधों को 1.8 मीटर की दूरी पर खुदे हुए 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढों में रोपित करना चाहिए। कुछ बागवान पपीते की नर्सरी भी तैयार करते हैं। इसकी नर्सरी क्यारियों और पॉलीथीन की थैलियों में तैयार की जा सकती है। क्यारियों की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखें। पौधों की जब पर्याप्त ऊंचाई हो जाए तब मुख्य खेत में पौधों को रोपें। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। सिंचाई का काम हर 2 से 3 दिन में करें जब तक पौधा अपनी जड़ें न जमा ले। भरपूर उत्पादन के लिए किसान द विलिंगी, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंत पपीता, कोयम्बटूर 127 किस्मों के कम से कम 3 पौधे एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रति गड्ढा लगाएं। वही लिंगी किस्मों जैसे पूसा डिलीशियस, पूसा मजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, इनका एक पौधा प्रति गड्ढा लगाएं। विदेशी किस्मों में सोलो, सनराइज, सिंटा का चुनाव कर सकते हैं। पपीता फसल में सबसे बड़ी समस्या होती है सड़न रोग की। इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था रखें। फसल में रोग और कीटों की निगरानी रखें। लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। तो जाना आपने पपीते की खेती के बारे में, किस तरीके से अभी ना सिर्फ आप जो पौधे है वो लगा सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ इसकी जो अलग अलग क्रियाएं हैं उनका ख्याल आपको रखना होता है। जो कृषि कार्य हैं उनके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी, तभी अच्छा फलन जो है आपको मिल सकता है। अब आइए यहाँ रुक कर लेते हैं डॉक्टर अमृतलाल मीणा जी का भी। डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम बात करते हैं समन्वित खेती प्रणाली की, किस तरीके से प्रणाली जो हमारे किसान जो पारंपरिक रूप से खेती करते हैं उससे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण किस तरह का लाभ किसान को मिल सकता है समन्वित खेती करके?
जी, समन्वित कृषि प्रणाली वर्तमान में हमारे देश की एक आवश्यकता है, क्योंकि देश के लगभग 88% किसान जो है वो लघु एवं सीमांतर किसानों की श्रेणी में आते हैं, जो कि बहुत ही कम जमीन उनके पास है। तो ऐसे में यदि वो किसी एक प्रकार की प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि यदि वो फसल उत्पादन कर रहे हैं या वो बागवानी, जैसा सर ने अभी कहा, अगर किसी एक चीज को वो लेकर के चलते हैं तो उसमें उनको हानि होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके विपरीत यदि वो कृषि के जो विभिन्न घटक हैं, जिसमें कि फसल उगाना है, बागवानी करना है, पशुपालन है, मछली पालन है, उसके अलावा मधुमक्खी पालन वो कर सकते हैं, मशरूम का जो उत्पादन है वो अपने मॉडल के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, तो इन सभी घटकों को वो एकत्रित करके और जब साथ में लेके चलते हैं तो उससे क्या होगा कि उनको एक तो उनकी खेती से साल भर आय मिलेगी जी। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार के मौसम से यदि किसी एक घटक को कोई नुकसान होता है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि अक्टूबर माह में जो बरसात हुई तो उसकी वजह से हमारी जो खरीफ की फसल है उनमें लॉस भी हुआ है। तो ऐसे में जो यदि वो अगर फसल के साथ साथ दूसरे जो मॉडल के जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं, तो उनको एक कंपोनेंट से जो लॉस हुआ वो दूसरे कंपोनेंट से वो अपने लॉस की भरपाई कर सकते हैं। तो साल भर उनको लाभ होने के साथ साथ साल भर रोजगार भी मिलेगा, उनके परिवार के पोषण की भरपूरी भी होगी, साथ ही साथ क्या है कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में बेच करके अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कृषि प्रणाली के माध्यम से किसान भाई जो हैं वो संतुलित आहार जुटा सकते हैं, पूरे साल भर आमदनी एवं रोजगार ले सकते हैं और साथ ही साथ मौसम और बाजार का जो जोखिम है उसको भी कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी फायदेमंद एक तरीके से जो कृषि प्रणाली है, समन्वित कृषि प्रणाली, क्योंकि प्रयास यही किया जा रहा है किस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो किसान को मिल सकता है। और आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ वन नेशन, इसके साथ साथ वन फर्टिलाइज़र की बात कही और साथ ही पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो हैं 600 केंद्र, इनके शुरुआत जो है अब हो चुकी है, जिसके तहत जो किसान की तमाम आवश्यकताएँ हैं वो एक ही स्थान पर पूरी हो पाएंगी, जिसका बड़ा लाभ जो है वो हमारे किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल आइए जान लेते हैं और क्या क्या फायदे हैं समन्वित कृषि प्रणाली के। कम जोत में भी भरपूर मुनाफा लेने के लिए किसान समन्वित खेती को अपना रहे हैं। इसमें किसान फसल उत्पादन, पशुपालन, फल सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी की कई विधियों को एक साथ समायोजित करते हैं। ये तकनीक छोटे या सीमांत किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। यदि किसी किसान ने फूलों की खेती कर रखी है तो वो किसान इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, या फिर मछली पालन के साथ साथ तालाब में बत्तख पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन और तालाब के आसपास केले की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा धान उत्पादक राज्यों में बत्तख पालन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 10 से 15% धान के आधे भरे हुए दानों को बत्तख बड़े चाव से खाते हैं। आजकल किसान धान के खेत में मछली पालन भी कर रहे हैं। इसके अलावा फसल उत्पादन से मिलने वाला पुआल या भूसा जानवरों के आहार के साथ ही मशरूम उत्पादन में उपयोग होता है। मवेशियों के मलमूत्र और कृषि से मिलने वाले अवशेष, पुआल, घास फूस व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग केंचुआ खाद बनाने में किया जा सकता है, जिसका प्रयोग करके फसल उत्पादन की लागत में कमी लाई जा सकती है और मृदा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसान इसको समझकर एक ही समय में कई तरह से आय अर्जित कर सकें। तो जाना आपने किस तरीके से जो फ़ायदा है वो किसानों को मिल सकता है और लगातार इसके लिए देखिए जैसा हम आपको बता रहे हैं जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ना सिर्फ सरकार जो है अलग अलग प्रयास कर रही है बल्कि हम देखते हैं अब जो हमारे किसान हैं वो भी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। और उसी कड़ी में डॉक्टर जयप्रकाश, अगर देखा जाए जैसा हम बात कर रहे थे पपीते की खेती को लेकर, अब जो किसान हैं वो जानते हैं कि सही समय पर अगर हम सही उचित प्रबंधन अपनाएंगे तो अच्छा फलन इसका हमें मिल सकता है। फिलहाल जब बात की जाती है पपीते के जो पौधे हैं उनकी रोपाई को लेकर, तो किस तरह की सावधानी इस दौरान रखनी चाहिए किसानों को? जैसे हमने पहले कहा कि इंट्रोडक्शन में ही कि पपीता एक बहुत अच्छी फसल है, इसका प्रबंधन भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नाजुक है। थोड़ी सी समस्या आती है बहुत जल्दी पौधा खराब होता है। तो रोपाई क्या, मैं तो कहूँगा कि जब पौध बनाते हैं, हालांकि उसका समय निकल चुका है कि जो भी किसान इस वक्त रोपाई कर रहे होंगे या तो उनके पास अपनी नर्सरी तैयार होगी या वो किसी अच्छे नर्सरी से या किसी पब्लिक संस्थान से वहाँ नर्सरी के पौधे ले रहे होंगे जी। तो उसमें जब आप गड्ढा बनाते हैं, जैसे कहा गया कि भाई 45 सेंटीमीटर गहरा, चौड़ा, लंबा, गहरा
ये गड्ढा पर्याप्त है। इसमें आप जो सड़ी गोबर की खाद होती है, जो कंपोस्ट की होती है, या आप अपने स्तर पर खुद वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। सड़ी गोबर की खाद 10 से 15 केजी एक गड्ढे में अवश्य मिलाएं। और इसी सड़ी गोबर की खाद के साथ सबसे आवश्यक है कि कई बार हम रसायन की तरफ तो जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने हमको दिया है ट्राइकोडर्मा, जिसको वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद अलग अलग फसलों में प्रयोग किया है, और ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें साथ में ही। अच्छा तो ये होता है कि आप ट्राइकोडर्मा जब आप गोबर की खाद का हीप बनाते हैं कंपोस्ट का, उसी में सीधा प्रयोग करना, क्योंकि उसमें क्षमता होती है अगर आपके पास 15 किलो सड़ी गोबर की खाद है और उसमें आप 1 किलो आप ट्राइकोडर्मा मिला लें तो 15 दिन में वो 15 किलो ट्राइकोडर्मा जैसा हो जाता है। मतलब इस आधार पे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। उसकी 20 ग्राम मात्रा, अगर ट्राइकोडर्मा आपने पहले प्रयोग में नहीं लिया है कंपोस्ट में, तो आप 20 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा आप एक एक गड्ढे में कंपोस्ट के साथ ही मिला लें। जब उसको आप 20 ग्राम मिलाएंगे तो आगे चल के ये पौधे की बढ़वार में भी सहायक होगा, और जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनसे भी बचने में काफी हद तक मदद मिलेगी आपको। फफूंद की समस्या बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, तो एक शुरुआती अच्छा कदम होता है जी। तो देखिए किस तरीके से शुरुआत से ही अगर आप सावधानी बरतेंगे तो जो समस्याएं हैं ना सिर्फ वो रुक सकती हैं, बल्कि उसमें कमी आप ला सकते हैं, सभी बातों का ख्याल रख के। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी जानकारी हम लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कैसे कितना फ़ायदा जो है वो समन्वित कृषि प्रणाली का हमारे किसानों को मिल सकता है, मिल भी रहा है। कई ऐसे किसान जो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई नया किसान ये चाहता है कि वो अब अपनी कृषि प्रणाली में बदलाव चाहता है, कैसे वो इसकी शुरुआत कर सकता है, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ पपीते की खेती करने के लिए हमारी जो भूमि होती है उसकी किस्म किस प्रकार हो और कितना उसका पीएच मान होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हम पपीता का रोपण करते तो उसमें कितने पौधे हमारे नर होने चाहिए, कितने मादा होने चाहिए, जिससे हमें अधिक पैदावार मिल सके। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, नंदस्वरूप जी का सवाल बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, तो अगर आपकी मिट्टी का मतलब पीएच जो है वो 6.5 से 8 तक है, इवन कि 8.2 तक भी आप कर सकते हैं खेती, क्योंकि ये उतना ससेप्टेबल नहीं है। और आपको अच्छी कंपोस्ट उसके गड्ढे में डालनी होगी, जो हमने पहले बताया कि 12 से 15 किलो सड़ी गोबर की खाद जो हो, सड़ी एकदम हो, उसको अच्छे से मिलाएं, पहले मिला लें और साथ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। अब आपने दूसरा कहा कि कितने नर पौधे होने चाहिए, कितने मादा होने चाहिए। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ, जिनको हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, अगर उनका चुनाव करते हैं तो उन किस्मों में क्या है कि आपको 5 से 10% नर चाहिए, और उसमें स्वाभाविक रूप से 40 से 50% तक नर आते हैं, तो आपको बाद में उनको हटाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाएं या पास पास रखें। तो उस आधार पे आप आगे चल के जब एक बार फूल आना शुरू हो जाता है, 60 से 80 दिन के बीच में सामान्य रूप से फूल आ जाता है, तो फूल आने के बाद वो आप अनुपात जो है सुनिश्चित करें। 5 से 10% का जो अनुपात है वो उत्तम है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कतार में या एक कोने पे सारे मादा हो गए या नर हो गए, तो इसलिए फलन में दिक्कत होती है, तो उसका अनुपात फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें। दूसरा है, अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करते हैं, जैसे अर्का सूर्य है, अर्का प्रभात है, या हनी ड्यू बहुत पुरानी किस्म थी, या कुछ निजी क्षेत्रों की किस्में हैं, अगर उनका प्रयोग करते हैं तो वहां पर नर मादा की कोई समस्या नहीं, आपके सभी पौधों में फल आएगा। थोड़ा सा ये होता है कि जो उभयलिंगी पौधा होता है, जो कि कभी 50% होगा, कभी 66% होगा आपकी जो भी पॉपुलेशन होगी, तो उसमें थोड़ा सा फल उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों में कम आता है, क्योंकि जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो वो वही उभयलिंगी पौधा जो आपको अच्छा पतला लंबा फल दे रहा है, उसमें थोड़ा सा नर जैसे फूल आने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उभयलिंगी किस्में द्विलिंगी किस्मों से काफी बेहतर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल चाहे वो आपका श्रमिक का कॉस्ट हो, या आपका प्रयास हो, या पानी हो, या उर्वरक हो, खाद हो, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके प्रयोग से हर पौधे में कुछ ना कुछ फल आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए जो बेहतर है वो रह सकता है, लेकिन चयन आपको करना होगा। किस तरीके से जो अलग अलग किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनका चयन आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। यहाँ डॉक्टर मीना आपसे हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से जो किसान हैं वो समन्वित कृषि प्रणाली के जो शुरुआत है वो कर सकते हैं, या इस दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे इसकी शुरुआत की जाए? जी बिल्कुल, यदि कोई भी किसान भाई किसी भी प्रकार का कृषि प्रणाली मॉडल बनाना चाहता है तो उसको शुरुआत करने से पहले
कुछ मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। जिनमें सबसे पहली जो बात है वो है कि उनके पास जमीन की उपलब्धता कितनी है, क्योंकि किसान भाई 1 हेक्टेयर से लेकर के आधे हेक्टेयर का भी या उससे बड़े भी 1.5 हेक्टेयर का भी कई किसान भाई मॉडल बनाते हैं। तो वो ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि उनके पास जमीन की उपलब्धता कितनी है। जमीन की उपलब्धता के बाद किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि उनके पास मानव संसाधन कितने हैं, क्योंकि आपको जो बाहरी जो मजदूरी है उस पर कम से कम निर्भर रहना है। आपको जो मॉडल है वो इस प्रकार से डेवलप करना है कि आपके परिवार के सदस्यों को साल भर उसमें आपके परिवार के सदस्य शामिल रहें और आपको बाहर से मजदूर कम से कम लेना पड़े ताकि लागत कम होगी। तीसरा है कि वो आपको ध्यान रखना है कि आपके परिवार का पोषण पूरा हो रहा है या नहीं है। आप जब मॉडल का विकसित करेंगे तो आपके परिवार को उचित पोषण उस मॉडल से ही मिलना चाहिए, यानी कि उस मॉडल में आप फसलें भी शामिल करेंगे, आप दलहन भी शामिल करेंगे, आप तिलहन फसलें भी शामिल करेंगे, आप उसमें बाउंड्री पे बागवानी फसलें, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पपीता है, आपका बेल है, आपके और करौंदा है, इस प्रकार की जो बागवानी फसलें हैं उनको आप बाउंड्री पे लगा के फलों की उपलब्धता को भी उसमें बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सामाजिक जो आवश्यकता है, यानी कि सोशल जो हमारी वहाँ की जो भी सोशल कैपेबिलिटीज है उनको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ किसान भाई हैं, यदि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मछली उत्पादन, या जैसे अगर हम बात करें सुअर का जो पालन है उसको यहाँ पे प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अब यदि कोई किसान भाई इन चीजों को अपने मॉडल के अंदर शामिल कर लेता है तो बाद में उनको सोशल बाइकाट के साथ साथ उनको बेचने में भी दिक्कत आएगी कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ बेचेंगे। चलिए, एक जो समस्या है इसका समाधान क्या हो सकता है, इस बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे आगे, और कितना फायदा किसानों को मिल सकता है, सारी बात आपके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पपीते की खेती और साथ ही समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में, किस तरीके से आप इसको अपनाकर ना सिर्फ अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर जयप्रकाश, जब हम पपीते की खेती की बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हम इसमें जो कृषि क्रियाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कर रहे हैं। इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका पुरुषोत्तम जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो पुरुषोत्तम जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो जी पुरुषोत्तम जी, आवाज मिल पा रही है आप? हेलो, कोशिश हम करें इनके साथ। हेलो, संपर्क फिलहाल हमारे इनके साथ नहीं हो पा रहा है, और आपसे भी लगातार हम यही अपील करते हैं जब भी आप अपना सवाल पूछें, हमारे जो टोल फ्री नंबर है इन पे कॉल करें तो ना सिर्फ अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें और जो नेटवर्क एरिया जहां पे बेहतर हो वहीं पर रह के आप कॉल करें। इससे ना सिर्फ आपको जो सवाल है हम समय से सुन सकेंगे बल्कि उसका जवाब भी जो है आपको मिल सकेगा। यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश, हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण क्रियाएँ रहती हैं। शुरुआत में जैसे आपने बताया कि अभी तो जो पौध है वो हमारे किसान लगा रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से जो खाद की आवश्यकता की बात करते हैं, सिंचाई की हम बात करते हैं, तो कैसे कैसे कौन कौन से अवस्थाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इसमें?
निश्चित रूप से जब हमने पिछली चर्चा जहां ख़त्म की थी कि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे और 20 ग्राम प्रति गड्ढे में प्रयोग करेंगे अगर आपने पहले कंपोस्ट में नहीं मिला रखा है। इसके बाद आता है कि जब एक बार आप पौधा रोपाई कर दें, आप देखेंगे कि आपको किताब में मिलेगा कि पहले आप यूरिया है, पोटास है या सिंगल सुपर फास्फेट या डाइअमोनियम फास्फेट है, इसका प्रयोग पहले कर लें। लेकिन पपीता एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें आपको खाद या उर्वरक की मात्रा जो है वो करीब 270 दिन तक देना है। मतलब आप 5 से लेके 10 बार दे सकते हैं, बस आपको मात्रा को थोड़ा कम करना है जी। लेकिन हम पहले चलते हैं कि जो 4 से 5 बार हमको डालना है, वो पहली मात्रा जो आप गड्ढे में मिलाएं वो ऐसे तो है कि आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले पौधे को स्टैब्लिश होने दें, उसके बाद आप यूरिया का प्रयोग करें। और यूरिया जो पड़ती है वो 90 ग्राम है। और जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट का अगर आप प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी ऐसी थोड़ी क्षारीय है वहाँ पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें सल्फर पहले से फोर्टिफाइड है। आजकल देख रहे हैं कि जो सरकार नई स्कीम के तहत ला रही तो उसमें जिंक और सल्फर दोनों कई जगह फोर्टिफाइड मिल रहे हैं, तो उससे भी आपके पौधे को काफ़ी लाभ होता है। खासी ये इसमें थोड़ा सा सल्फेट बनता है तो क्षारीय मिट्टी का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो वो करीब 110 से 120 ग्राम ले लें, गड्ढे में डाल दें। इसके अलावा पोटास की जो है 80 से 100 ग्राम मात्रा है। अगर आपके पास आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है तो उसकी मदद से इस मात्रा को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अनावश्यक हम ज़्यादा उर्वरक डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी काफ़ी महंगा है और अपने जो भी हमारे रिसोर्स हैं उनको हमें किसी भी रूप में वेस्ट नहीं करना है। यानी संतुलित मात्रा का देखिए हमें ख्याल रखना होगा, उसके ज़रिए भी हम जो अपनी लागत है उसको बचा सकते हैं, तभी हमारा जो मुनाफा है उसमें इजाफा हो सकता है। यहाँ डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि अगर हम जो दूसरी फसलें हैं उनका भी चयन करते हैं या फसल चक्र के अनुसार भी अगर देखा जाए, लेकिन जो किसान हैं उनको कभी कभी दिक्कत ये आती है कि मिश्रित खेती और समन्वित कृषि प्रणाली जो है इनके बीच में किस तरह का अंतर है और कैसा, जब आप बता रहे थे कि जो किसान है कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो इस दौरान और किन बातों का ख्याल रखना होगा उन्हें? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा मिश्रित खेती तो क्या है कि अलग अलग फसलों को मिला करके और जब बोते हैं तो वो मिश्रित खेती है। लेकिन हमारी जो समन्वित कृषि प्रणाली है उसमें कृषि के सभी घटक, जिसमें कि आपका जो है पशुपालन, जैसा मैंने पहले बताया था, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम है, आपका पोल्ट्री आप ले सकते हैं, मत्स्य पालन है, ये सारी चीजों को करते हैं। अब आपको जो ध्यान रखने का है कि यदि आप जब मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो मान लीजिए कि कोई किसान भाई फसल आधारित मॉडल डेवलप करना चाहता है, तो उसमें आप जब एरिया जो आपके पास उपलब्ध एरिया है उस एरिया का 50% भूभाग जो है वो आपको फसल को देना है। उससे क्या होगा कि आपको विभिन्न प्रकार की फसलें, उसमें आपके धान्य फसलें जिनमें कि गेहूं है, धान है, ये उगानी है, तिलहनी फसलें उगानी है, दलहनी फसलें उगानी है। साथ ही साथ आपके जो पशु हैं उन पशुओं के लिए चारा भी साल भर उपलब्ध हो वो रखना है। तो 50% एरिया आप जो है वो मुख्य, उस मॉडल को जब भी आप डेवलप करेंगे तो आप अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उसमें आपकी क्या आवश्यकता है उस आधार पे, कई किसान भाई पशु आधारित मॉडल भी डेवलप करते हैं, कुछ किसान भाई बागवानी आधारित मॉडल भी रखते हैं। तो जो आपका मुख्य जो भी उसका कंपोनेंट रहेगा उसको आपको लगभग 50% एरिया जो है वो एलोकेट करना है, ताकि चलिए इस बारे में और भी जानकारी आपसे डॉक्टर मीना हम लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आनंद जी आप अपना। हाँ जी सर, अगर पपीते खेती पर जाने कि नर है या मादा है पौधा, इसकी जानकारी कैसे करेंगे? कोई पहचान है, इसकी खास पहचान है क्या? चलिए बिल्कुल, पहचान ये जानना चाह रहे हैं। आनंद जी, आप किस अवस्था में पहचानना चाहते हैं? एकदम जब वो नर्सरी में है या नर्सरी की अवस्था में पहचानना चाहते हैं या बड़े होने पर? नहीं, नर्सरी की अवस्था में तभी तो लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाना है दूरी निर्धारित करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी आपका। जो किस्में द्विलिंगी है, जैसे पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है, या पंत पपीता 1-2 है जी, या सीओ सीरीज की 1-2 वैरायटीज हैं, इनमें आप नर्सरी की स्टेज में शुरू में पहचानना मुश्किल है। जैसे कहा जाता है कि जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वो उसके नर होने की संभावना अधिक है। जो पौधे धीरे धीरे बढ़वार में आ रहे हैं उनके मादा होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो स्टडी है इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि मतलब हकीकत में ऐसा होगा, ये 70 से 80% ही है। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो अब मॉलिक्यूलर मार्कर्स आ गए हैं, उनके जरिए हम नर मादा का भेद मतलब
4 से 5 दिन के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन वो प्रणाली अभी महंगी है। इसकी तुलना में हमारे पास बेहतर विकल्प ये है कि हम उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करें। कई बार ऐसा आता है, जैसे गोंडा का क्षेत्र है या बहराइच है या बाराबंकी का क्षेत्र है, जहाँ से पहली कॉल आई थी, इन क्षेत्रों में कई बार पानी रुक जाता है, इससे समस्या आती है, या कई बार ठंड या गर्मी अधिक होने से उभयलिंगी पौधे में आपको फल कम लगता है। तो इसके लिए कई अच्छा एक तरीका ये है कि जो लोग व्यावसायिक उत्पादन में हैं वो उभयलिंगी किस्मों को मुख्य रूप से उगाएं, साथ ही साथ थोड़ी मात्रा में 100 पौधे या 50 पौधे द्विलिंगी किस्मों के ले लें, ताकि उसमें जो परागण और निषेचन की समस्या है आती है कई बार, वो नहीं आएगी, वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर परागण और निषेचन अच्छा होगा तो आपकी उपज भी अच्छी आएगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो उपज है या फलन की हम बात करते हैं वो आपको बेहतर मिल सकता है, और इसीलिए जैसे डॉक्टर जयप्रकाश ने भी कहा, जो उभयलिंगी पौधा है उसका जो परिणाम है वो आपके सामने रहेगा, और जो एक उम्मीद एक किसान की रहती है कि अच्छा फलन हमें मिल जाए, जल्द से जल्द फलन मिल जाए, तो ये तमाम जो उम्मीदें हैं ये पूरी इसके ज़रिए हो सकती हैं। डॉक्टर मीना, आपका रुख करना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से मिश्रित खेती से अलग है जो हमारी समन्वित कृषि प्रणाली है, और इसमें पूरी तरीके से समन्वय हम देखते हैं। पशुपालन क्षेत्र की बात की जाए, मछली पालन की हम बात करें, और आज के समय में आवश्यकता यही है कि इनका जो एकीकृत प्रबंधन है वो शायद एक किसान जो है वो समझने लगा है कि कैसे मैं इसका ना सिर्फ बेहतर उपयोग बल्कि सदुपयोग जो कर सकता हूं। जी बिल्कुल। कई बार जैसे मैं बता रहा था आपको कि किसान भाई जब कई बार कृषि प्रणाली मॉडल विकसित करते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं कि एक साथ कई सारे कंपोनेंट्स को साथ में लेके चलते हैं। जी। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आप उपलब्ध मानव संसाधनों के हिसाब से ही अपने मॉडल को बनाएं। यदि आपने एक साथ कई सारे मॉडल में कई सारे कंपोनेंट आपने ले लिए तो वो क्या हुआ कि आप उनको अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, उनका मैनेजमेंट आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में फिर किसान भाई 1 या 2 साल के बाद अपने मॉडल को छोड़ देता है, क्योंकि उसको ढंग से लाभ नहीं हो पाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि उन सब चीजों का वो अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाता है। जब शुरुआत में आप कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित करने का जब भी आप किसान भाई प्लान बनाएं तो शुरुआत में 2 या 3 जो भी मॉडल के आपके कंपोनेंट है, जैसे फसल है, पशुपालन है, वर्मी कंपोस्ट है, और आपका साथ में आप मशरूम ले सकते हैं। इन 3-4 कंपोनेंट को लेकर चलें। धीरे धीरे जैसे आपको मॉडल से आय होने लगती है, आपकी आय बढ़ने लगती है, और आपके पास में मजदूरों को देने के लिए या परिवार के सदस्यों को और भी काम देने के लिए आपके पास में समय बचता है, तो उसमें धीरे धीरे आप मधुमक्खी पालन बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसमें बाउंड्री प्लांटेशन लगा करके फलों से भी आप आमदनी ले सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में आवश्यकता है तो आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मॉडल में धीरे धीरे कंपोनेंट्स को बढ़ाएं, एक साथ बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स को साथ लेकर के ना चलें। चलिए बिल्कुल, यानी जो आवश्यकताएं हैं पहले उनको भी देखें, फिर उसी के अनुसार, यानी खासतौर से आपके क्षेत्र में कौन से फल की मांग है या कौन सी जो अलग अलग सब्जियां आप ले रहे हैं, किस तरीके से बेहतर मांग निकल कर आती है और उसका फायदा आपको सीधे तौर पर मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका राहुल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? राहुल सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीना मध्य प्रदेश से। कोशिश हम कर रहे हैं इनकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुंच सके, इनका जो सवाल है वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सुन सकें, लेकिन फिलहाल संपर्क इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। और खासतौर से डॉक्टर जयप्रकाश, जैसा आप बता रहे थे कि जब हम फलन की बात करते हैं उससे पहले कभी कभी हम देखते हैं जो पुष्पन है वो तो अच्छा रहता है, लेकिन जो उसके बाद फलन की एक उम्मीद जाग जाती है कि फलन भी अच्छा ही होगा, वो शायद कभी कभी किसानों के हाथ निराशा आती लगती है। हाँ, निश्चित रूप से जैसे हमने कहा कि अगर कई बार उभयलिंगी क्षेत्रों में, क्योंकि जो उभयलिंगी पौधा होता है ये जो वातावरण में नमी है, इसके अलावा तापक्रम है, इससे इसका जो फल बनने की मतलब फूल बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो पौधा नर से मादा हो गया, मादा से नर हो गया, सेक्स रिवर्सल एक फिनोमेना है, वो कई ऑर्गेनिज्म में है, तो पपीता उसमें से एक प्रमुख है। तो यहाँ पर अगर उससे बचने का तरीका है तो इसलिए हमने उनको सलाह दी कि आप अगर 4000 पौधे लगाते हैं 1 हेक्टेयर में उभयलिंगी किस्मों के, तो आप 50 से 100 पौधे लगा ली द्विलिंगी किस्मों के, उससे परागण निषेचन की प्रक्रिया अच्छी होगी। और जैसे नर मादा या उभयलिंगी कई लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो जिसमें अगर अंडे क्या का मतलब अंडा कह रहा हूँ, मतलब वो उसको अंडा ही कहते हैं, बेसिकली अंडाशय है जो पहले फूल लगता है, साथ में आगे बड़ा होकर वही फल बनता है, तो वो आपका मादा पौधा है जिसमें आप देखेंगे लटके हुए छोटे छोटे फूल आते हैं, लटकते रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं। इसकी भी फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमाकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत रमाकांत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
हेलो रमाकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बहराइच उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं जी। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले बंद कर लें। जी जी जी, रमाकांत जी बोल रहे हैं बाराबंकी से सर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं रमाकांत जी? कर दिए सर। जी, शुक्रिया। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, जानकारी है सर, हमने 17 अप्रैल ये 22 में पपीता की रोपाई की थी नर्सरी खरीद के। जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी रमाकांत जी, सुन पा रहे हैं आपको। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, तभी आपका जो सवाल है सर वो डेवलप नहीं हो पाया जी। उसमें फल भी नहीं आया और पेड़ में वो सब रोग लगे, कई दवा डाले सर जी। तो उसको हमने जो इधर सितंबर में जुताई करवाना पड़ा, जबकि मेड़ डुड़ही बना के सर लगाए थे ऊंचा करके क्यारी पे। चलिए, और बलुई दोमट मिट्टी है सर। जी ठीक है, समझ गए। बाराबंकी, क्या जानकारी देना चाहिए? बाराबंकी में ठीक जमीन है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 17 अप्रैल का महीना अच्छा महीना नहीं है रोपाई के लिए। आप जब भी रोपाई कीजिए 15 फरवरी से 15 मार्च को कीजिए। दुर्भाग्य रहा कि आपने जिस साल पपीते की खेती की मेड़ बनाने के बावजूद भी, लेकिन अप्रैल के महीने में की, और इस साल खास करके जो गर्मी थी वो फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हो गई थी, मार्च ही काफ़ी गर्म हो गया था। तो एक बड़ी वजह रहती है, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ेगी तो आप देखेंगे एक फफूद होता है पीथियम और फाइटोप्थोरा, 2 फफूद हैं। ये मिट्टी में काफ़ी सक्रिय होते हैं और पानी आवश्यक है कि आप हफ्ते में 1 दिन या 2 बार पानी देंगे। जितना नमी रहेगी राइजोस्फीयर या जड़ का जो क्षेत्र है पपीते का, और तापक्रम अधिक हो जाएगा तो ये बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है। इसलिए काफ़ी पौधे आपके गर्मी में ही मर गए होंगे और बारिश में जाके कुछ और मोर्टिलिटी हुई होगी, इसलिए आपने वो छोड़ा उसको। जब भी रोपाई कीजिए 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में ही कीजिए जी। उसके बाद गर्मी के मौसम में बिल्कुल रोपाई ना करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक उत्तर भारत में बिल्कुल रोपाई पपीते की ना करें। अगर आपको करना है तो 15 सितंबर के बाद करें। हालांकि इस साल बारिश का मौसम बड़ा अजीबोगरीब रहा है। समय का यानी थोड़ा सा ख्याल हमारे जो किसान हैं उनको रखना होगा, और हमें भी समय का ख्याल रखना है, क्योंकि फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको आज जानकारी हम दे रहे हैं पपीते की खेती और साथ ही समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राम गोपाल जी? हेलो राम गोपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी। हेलो जी राम गोपाल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी आ रही है जी सर। पपीते के पौधे लगाए हमने 6 बाई 6 फुट पर। जी 6 फुट पे पपीते के पौधे लगाए हैं। जी जी। उनमें हम अपन बीच में कुछ खेती कर सकते हैं कोई? दूसरी फसल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कुछ लगा सकते हैं या नहीं? 6 बाई 6 जो 6 फुट का अंतर इन्होंने रखा है। डॉक्टर जयप्रकाश क्या सुझाव देना चाहेंगे? राम गोपाल जी का अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी जो दूसरा भी हमारा टॉपिक चल रहा है कि समन्वित खेती या फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का है, तो वहाँ पर ही है कि आप कम से कम मिनिमम इन्वेस्ट से मैक्सिमम कैसे लेंगे, मतलब संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें, उसी दिशा में कदम है कि आप पपीते में कुछ बिल्कुल हम मना कर देते, जैसे अगर आप कोई कहे कि टमाटर करना है, मिर्च करना है या आलू करना है, तो बिल्कुल हम इनको मना कर देते हैं। आप अगर चाहें तो खास करके जो जाड़े के मौसम में है, अगर आप लहसुन करना चाहते हैं, प्याज करना चाहते हैं या जो सब्जी वाली मटर है इसको करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपने दूरी थोड़ी कम रखी है उसके लिहाज से, बट अगर आपने रोपाई अभी करी है सितंबर के महीने में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे पर्याप्त जगह है और जाड़े में ज़्यादा बढ़वार होती नहीं पपीते की। तो जो हमने ये 3-4 आपको विकल्प दिए, जैसे गर्मी का मौसम है तो आप लोबिया कर सकते हैं, जो डॉर्फ वाला आता है, काउपी जिसको कहते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी में विषाणु आता हो या अधिक कीड़े आते हों, या कोई कल को कहे कि लौकी करना है हमको, कद्दू करना है, खीरा करना है, बिल्कुल उनको नहीं करना है। आप करना चाहें तो लहसुन है, प्याज है या मटर है। चलिए, बेहतर विकल्प जो है देखिए ये हैं और इनमें से आप किसी का चयन जो है कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, हमारे जो किसान अलग अलग फसलों की जब खेती करते हैं तो जाहिर तौर पर कई तरह की समस्याएं उनमें आती हैं, लेकिन जब समन्वित कृषि प्रणाली की अगर हम बात करें तो हम मान सकते हैं कि जो समस्याएं हैं वो इसके जरिए कुछ कम भी हो सकती हैं। और एक सवाल हमारे पास, क्योंकि अलग माध्यम हमारे जो दर्शक हैं उनके पास है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ते हैं, नरेंद्र गोस्वामी जी हैं, इनका एक सवाल है कि धान की फसल में ब्लास्ट रोग आया है, इसके लिए क्या उन्हें करना होगा? जी, अभी वर्तमान में धान की फसल में ब्लास्ट रोग आया है जी, तो इसके बारे में वो अपने नजदीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र से किसी स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट से बात करके और जी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चूंकि मैं बेसिक रूप से मृदा वैज्ञानिक हूँ जी, बेहतर स्थिति यही, यानी ये जो जानकारी है वो किसान तक जानी जरूर चाहिए। और ऐसे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो समन्वित कृषि प्रणाली है, अगर एक फसल में किसी तरह का नुकसान होता है या रोग आ जाता है तो कैसे हम दूसरी फसल में उसकी रोकथाम कर सकते हैं? जी, इसमें कई बार जैसे मैं बताया कि हम अलग अलग प्रकार की फसलों का इसमें समन्वय कर सकते हैं। कृषि प्रणाली का मॉडल जब हम अपनाते हैं तो ध्यान रखें कि कुछ फसलें जो है वो अर्ली ग्रोथ वाली हो, कुछ फसलें जो है वो हमारी धीमी ग्रोथ वाली हो, कुछ फसलें जो है इसमें हमारी जैसे दलहनी फसलें उनकी जड़ें गहराई तक जाती है, जो दूसरी फसलें हमारी उनकी जड़ें कम गहराई तक जाती है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की फसलें लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे इनके धान में रोग आ गया है तो जो दूसरी इसमें जो नुकसान होगा वो जो इसकी दूसरी फसल होगी उसके माध्यम से ये उसको भरपाई कर सकते हैं। तो इसका फायदा यही है कि आप अलग अलग प्रकार की फसलों का मिश्रण करेंगे तो जो आपको नुकसान एक फसल में रोग आने की वजह से हो रहा है वो रोग की भरपाई आप दूसरी फसल के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी ब्लास्ट के बारे में जो पूरी जानकारी, यदि वो किसी प्रकार की रोकथाम के लिए दवाई का उपयोग करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में किसी पैथोलॉजिस्ट जो है कि हमारे पादप रोग विज्ञानी है वो उनको बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मीना, जब हम बात करते हैं कृषि मॉडल अपनाने की या किस तरह के कौन से मॉडल का चयन करना है, तो क्या आपके संस्थान के जरिए जो किसान है उनको ये भी मदद दी जाती है कि आपके क्षेत्र के अनुसार या आपकी मृदा के अनुसार आपको इस तरह का मॉडल बनाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा? बिल्कुल। हमारा संस्थान वर्तमान में लगभग देश में 94 सेंटर्स हैं, उन पर ये कृषि प्रणाली मॉडल्स के माध्यम से काम कर रहा है। क्षेत्रवार अलग अलग जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनको हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बोलते हैं, उनमें किस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार आपको किस प्रकार से कृषि मॉडल विकसित करने हैं, इस पे हमारा संस्थान जानकारी देता है। देश के अलग अलग
विश्वविद्यालयों में और आईसीआर के जो संस्थान में, उनमें हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। किसान भाई वहां जाकर के और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जानकारी जो है वो ले सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयप्रकाश हम बात करें किस तरीके से पपीते की खेती की जाए, लेकिन इसमें अलग अलग किस्में आपने बताई, लेकिन पूसा नन्हा की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोकप्रिय हुई ये किस्म हमारे जो किसान हैं उनके बीच में। क्या कुछ खास विशेषताएं इस किस्म की? एक्चुअली जो सबसे अच्छी बात है कि आप देखेंगे तो जो म्यूटेशन विधि थी उत्परिवर्तन से, उससे पपीता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे पहली किस्म थी जो पूसा से विकसित की गई जी। और वो डॉक्टर मनसाराम का एक बड़ा काम था जो ये काम इन्होंने शुरू किया था, जो पूसा समस्तीपुर बिहार में हमारा वहाँ पे क्षेत्रीय केंद्र वहाँ से किया था। इसकी खासियत यह है कि बहुत कम ऊंचाई पे ही, मतलब 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच से ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। मतलब हार्डली आप कहेंगे 1 फुट की हाइट से इसमें पौधे फल लगने शुरू हो जाते हैं और 60 से 70 दिन के दिन फल शुरू हो जाता है। यानी पहले हम देखते थे कि जो पौधा है हमारे जो पपीते का पौधा है वो करीब 15 फीट पे जा रहा है या 20 फीट, तो काफी दिक्कत होती थी। अब ये है कि बच्चे के आकार, जितना बड़ा छोटा बच्चा होता है 8 साल का, 6 साल का, 7 साल का, उसी आकार में अगर आपको फल लगे दिखे तो बहुत आकर्षित करा है। और एक है कि जो किचन गार्डन में थे, जो लोग सघन बागवानी करना चाहते थे, किचन गार्डन में पपीता लगाना चाहते थे, इवन कि जो ये समन्वित कृषि प्रणाली है इसमें भी अगर कोई क्षेत्र ऊपर का है मेड़ पे जैसे हमारे किसान लगा लेते हैं, वहाँ पे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये पूसा नन्हा बहुत लोकप्रिय हुआ। और ये छोटा होना, फल अच्छे से लगना एक बड़ा अच्छा आकर्षित करता है किसी भी जन समुदाय को, तो उसके चलते ये पूसा नन्हा बहुत लोकप्रिय रहा। और इसकी सघन बागवानी में अगर आप उत्पादकता देखेंगे तो वो 90 से 120 टन तक जाती है, जो कि अभी हमारी औसत उत्पादकता जो है वो 42 टन के आसपास है। जी, तो देखिए किस तरीके से आप बेहतर किस्म का जब चयन कर लेते हैं तो उसके लाभ जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? टीटू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? गुजारिश करना चाहेंगे आपसे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें। हेलो जी, टीटू जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि जो पपीते की फर्स्ट स्टेज होती है, जब हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो उसमें हमारा फल गिरता है, शुरू में फल गिरने लगता है। कौन सी किस्म है? कौन सी किस्म लगा रखी है आपने? ये सर रेड लेडी। रेड लेडी जी, ठीक है। हमने अभी पहले भी चर्चा की थी कि जैसे ये भी काफ़ी लोकप्रिय किस्म है पूरे देश में, निजी क्षेत्र की है, ताइवान से हिंदुस्तान में आई है। तो इस किस्म में देखें जो उभयलिंगी पौधा होता है उसमें परागण की समस्या और निषेचन की समस्या आती है। परागण और निषेचन की समस्या के साथ ये है कि इसमें जो नर हिस्सा है वो हमारे इस उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में कई बार पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। तो जो उभयलिंगी में जो अंडाशय बना हुआ है और जो मादा पौधों में है उनका निषेचन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए गिरता है। इससे बचने का 2 उपाय है कि बीच बीच में आप देखें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका प्रयोग करें, जिसमें खास करके जिंक जरूर हो, उसका प्रयोग करें, या फिर एन हार्मोन आता है उसका 10 से 15 ppm का बीच में छिड़काव करें, तो ये समस्या कम हो जाएगी। अगर आप 5 या 10 पौधे भी नर के लगा लें बीच बीच में, पूसा ड्वार्फ के या नन्हा के, तो उससे भी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो समस्या है वो आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और साथ ही डॉक्टर मीना, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो किस तरीके से इस तरह का जो कृषि मॉडल है वो बनाया जाए, इसकी जानकारी दी जा रही है। क्या स्थिति आज के समय में आप देखते हैं, क्योंकि सरकार का प्रयास यही है कि कैसे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा जो है वो हमारे किसान को मिल सकता है, और ऐसी स्थिति में शायद समन्वित कृषि प्रणाली जो है एक बेहतर विकल्प है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे देश के 88% किसान जो हैं वो लघु एवं सीमांतर किसानों की श्रेणी में आते हैं जी। साथ ही साथ वर्तमान में भारत सरकार जो है वो जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल जो है जैविक खेती अपनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि छोटे जो किसान हैं वो यदि अपने मॉडल के अंदर आप फसल के साथ आपने पशु ले लिया है या आपने मशरूम उत्पादन ले लिया, तो इनसे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, पशुओं से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट से वो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, या आप अगर आपके घर में बायोगैस लगा है तो उससे जो स्लरी निकलती है वो एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स का, एक बहुत पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो इनके माध्यम से ही आपको बाजार पर निर्भरता जो फर्टिलाइजर्स की है वो बहुत ही कम हो जाती है। मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपकी बाजार पर निर्भरता ये बिल्कुल कम कर देता है, लागत कम लगेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
चलिए, इसमें बिल्कुल। किसानों की आय बढ़ने से उनको फायदा भी होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे किसानों को फायदा हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, महाराष्ट्र से शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो शंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? संपर्क फिलहाल यहाँ पे हमारा इनके साथ टूट चुका है, लेकिन आप भी अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं पपीते की खेती और समन्वित कृषि प्रणाली से संबंधित तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे और आपको जानकारी देंगे। जानकारी का सिलसिला यानी आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं समन्वित कृषि प्रणाली और साथ ही पपीते की खेती के बारे में। जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ नालंदा बिहार से एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं शिव जी? हेलो। हाँ सर। जी शिव जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, वही मेरा छोटा सा पौधा है तो मतलब पपीते का है जी। हाँ सर। कितने दिन पुराना है? हाँ सर, मेरा छोटा सा मतलब पपीता का पौधा छोटा सा है, उसमें फल लगता है और गिरे जाता है, तो उसके लिए मतलब उपचार चाहते हैं, मतलब डॉक्टर साहब से। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश, क्या शिव जी कितने पौधे हैं आपके पास? शिव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बताइए कितने पौधे हैं आपके पास? जैसे बता रहे हैं करीब 2 से 3 पौधे उनके पास हैं। हाँ, लग रहा है कि वो किचन गार्डन के आसपास जैसा ही परिस्थिति है जी। आप एक तरीका ये है कि फल लग रहे हैं, गिर रहे हैं, मूल समस्या यहाँ पर लगता है कि निषेचन की है। लेकिन निषेचन के लिए अगर आपको चाहिए तो आजकल बाजार में तरह तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसमें देखेंगे कि जिंक और बोरान की मात्रा ठीक ठाक है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनका आप 3 से 5 छिड़काव कीजिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर। और ज़्यादातर उन जो भी इस तरह के मिक्सचर मिल रहे हैं उनकी 2 से 2.5 ml 1 लीटर में मात्रा पड़ती है, क्योंकि यन्ने हार्मोन हो सकता है कि आपको आसपास ना मिले और यन्ने हार्मोन ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर वो मिल जाता है तो बेहतर है कि आप 10 से 15 ppm का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब 10 से 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में। और कई बार उसको घोलने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की जो बिहार में ढूंढना और भी काफ़ी मुश्किल है आज के समय में। तो आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो फिर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपके फल रुकने शुरू हो जाएंगे। जी। और खासतौर से
वैसे डॉक्टर जयप्रकाश, जो दर्शक जैसा हम बता रहे थे कि हमारे साथ सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों के जरिए भी जुड़ते हैं, कुछ और सवाल हमारे पास हैं पपीते से संबंधित, उनके जवाब मैं आपसे चाहूँगा। रितेश भारती जी का एक सवाल हमारे पास है जो बता रहे हैं कि मुझे पपीते की खेती से जुड़ी जो जानकारी है वो चाहिए, प्रशिक्षण से लेकर जो उसके प्रोसेसिंग तक की अगर बात की जाए तो कहाँ से वो इनको मिल सकती है? हाँ, अब भारती जी किस क्षेत्र के हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर होता है कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं तो वहाँ पे देखेंगे दो हिस्से हैं, एक हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं, दूसरा जो गृह विज्ञान या होम साइंस है या आजकल उसको कम्युनिटी साइंस कहा जा रहा है जी, तो उसके विशेषज्ञ या विशेषज्ञ होती हैं। तो आप दोनों से मिलेंगे तो यहाँ पर आपको पपीते की खेती का भी विस्तृत वर्णन मिल जाएगा और आपकी प्रोसेसिंग है उसमें कैसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। नहीं तो पास के किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाएं, और ये दोनों अगर आपके आसपास नहीं है तो आप जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें, उनके पास में ही प्रोसेसिंग के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कुछ ना कुछ व्यवस्था है, तो दोनों के बारे में आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम की अपनी सीमाएं हैं तो यहाँ बहुत विस्तृत हम चर्चा नहीं कर बिल्कुल, क्योंकि एक और सवाल हमारे पास है जो हमारे पास पहुंचा है मानसी त्यागी जी का, और इनका सवाल है कि जो पपीते के पेड़ पे जितने पत्ते हैं वो मुड़ रहे हैं, यानी रोल वो हो रहे हैं, और जो नए पत्ते भी आते हैं वो भी मुड़ते हुए नजर आते हैं, क्या इसमें समाधान हो सकता है? ये जून से लेकर सितंबर के महीने में देखेंगे तो सफ़ेद मक्खी का काफ़ी प्रकोप होता है, एफिड या माहू की भी समस्या बढ़ जाती है। मूल रूप से लगता है कि ये सफ़ेद मक्खी द्वारा होने वाला पर्ण कुंचन रोग है जिसको लीफ कर वायरस कहते हैं, और उस दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में मरोड़िया रोग कहते हैं। तो जब भी ऐसे पौधों में अधिक आता है, ऐसी खेत में आता है जहाँ पर हम ठीक से जो खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते, खरपतवार से रहित रखें अपने खेत को, बिल्कुल उसकी साफ सफाई रखें, और बारिश के मौसम में 1-2 प्रोफाइलिटिक स्प्रे जैसे नीम के आधारित कोई आपके पास पेस्टिसाइड हो उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। और जो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है उसका रोपाई के समय अच्छे से प्रयोग करें। अगर ह्यूमिक एसिड का कोई आपके पास प्रोडक्ट हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी पौधे में ये लक्षण दिखाई पड़े कि आपका पत्ता रोल हो रहा है या मुड़ रहा है, मरोड़िया रोग हो रहा है, उस पौधे को खेत से निकालकर थोड़ी सी दूरी ले जाकर मिट्टी में थोड़ा खुदाई करके नीचे दबा दें, क्योंकि ये विषाणु से या वायरस से होने वाला रोग है। और हम सभी ने पिछले 2-3 सालों में विषाणु या वायरस के बारे में इतना कुछ सीखा है, कितना तेजी से ये फैलता है। तो इसको रोकने के लिए हम सफ़ेद मक्खी आती है तो अगर येलो स्टिकी ट्रैप मिल जाए जो पीले रंग का होता है, उस पर मधुमक्खी आके चिपक जाती है और पीले रंग के प्रति आकर्षित होती है। अगर आप उसका उपयोग करें तो बगैर रसायन के ही इस मक्खी को कंट्रोल कर लेंगे तो ये वायरस अपने आप बाकी आपके स्वस्थ पौधों में नहीं फैलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी जानना चाहेंगे, समन्वित कृषि प्रणाली के जो फायदे हैं वो आपने हमें यहाँ बताए, लेकिन अगर किसान इसकी शुरुआत करना चाहता है तो क्या हम माने कि जो प्रशिक्षण है वो पहले ज़रूर किसान ले लें? जी बिल्कुल, किसान भाई जब भी किसी प्रकार का कोई भी कृषि प्रणाली मॉडल विकसित करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत में पहले आप जो है नज़दीकी जो भी आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में और सभी कृषि विश्वविद्यालयों में और आईसीआर के जितने भी हमारे संस्थान हैं उनमें एक कृषि प्रणाली मॉडल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो आप जब भी किसी प्रकार का कोई भी कृषि प्रणाली मॉडल अपने क्षेत्र के अनुसार बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आप नज़दीकी वहाँ संस्थान में जाएं और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उन समस्याओं के बारे में आप वहाँ वैज्ञानिकों द्वारा उचित सलाह लें और उसके पश्चात ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है कृषि प्रणाली मॉडल का विकास करें। जी बिल्कुल, आवश्यकताओं के अनुसार ही देखिए, जैसा आपने कहा कि जो आपकी हमारी ना सिर्फ उम्मीदें रहती हैं उसके अनुसार ही हमें चलना होगा और तभी बेहतर जो स्थिति हमारे सामने भी रह सकेगी। फिलहाल डॉक्टर अमृतलाल मीणा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई समन्वित कृषि प्रणाली की, और साथ ही यहाँ पे डॉक्टर जयप्रकाश जी आपने भी पपीते की खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सावधानी आपको रखनी होगी, और इसके साथ ही समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर आप कैसे ना सिर्फ अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने खर्च को कम कर सकते हैं। तो ये तो आज जाना आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अब आपको हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल के कार्यक्रम में आपको हम जानकारी देंगे रबी मक्का की बुआई और किस्मों के बारे में, और साथ ही बात होगी कपास की खेती की भी। आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी। इसके लिए आपको हम बता रहे हैं, ना सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम बल्कि ट्विटर हैंडल, इन पर जाकर आप अपनी कोई समस्या है तो उसकी फ़ोटो या वीडियो जो है अपनी फसल की, वो उसके साथ हमें टैग कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो सवाल है उसको जल्द से जल्द कार्यक्रम में शामिल किया जाए। और साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो ये नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल दर्ज आप करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको बता दें, अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये जानकारी आप हेलो किसान के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अलग हैं हम, ये रफ्तार